13 जून की तारीख और शुक्रवार का दिन कैलेंडर पर नुमाया हो चुका था। ईरान की राजधानी तेहरान नींद के आगोश में थी। सूरज निकलने में अभी काफ़ी वक्त था, लेकिन तेहरान समेत ईरान के कई शहर एकाएक रोशनी और धमाकों से गूंज उठे। ईरान के अलग अलग शहरों में 100 से ज़्यादा हमले किए गए थे। इनमें शीर्ष सैन्य कमांडर, सुप्रीम लीडर खामैनी के राजनीतिक सलाहकारों के अलावा ईरान के कम से कम 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ये हमले इजराइल ने किए थे और इतने सटीक तरीके से किए थे कि चंद मिनटों में ही ईरान के सत्तातंत्र का शीर्ष सियासी और सैन्य नेतृत्व खत्म हो गया। ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से किए गए इस हमले को इजराइल की एयरफोर्स ने खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से अंजाम दिया और इसमें एक साथ 200 फाइटर्स जेट का इस्तेमाल किया गया। मोसाद की खुफिया कार्रवाई में इससे पहले भी ईरान के राजनयिक और सैन्य अधिकारी मारे गए थे, पर इजराइल इनमें अपनी भूमिका को कभी स्वीकार नहीं करता था। लेकिन इन हमलों के कुछ देर बाद ही इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम न लगाई तो ऐसे हमले जारी रहेंगे। इसके बाद ईरान ने भी पहले ड्रोन और फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से जोरदार जवाबी हमला किया, जिसमें अब तक खबर आने तक 7 इजरायली नागरिक मारे गए हैं और 40 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ईरान के हमले में इजराइल के रक्षा मंत्रालय की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद से दोनों देश लगातार एक दूसरे पर मिसाइल ड्रोन हमले कर रहे हैं और अब तक की खबर के मुताबिक ईरान में आम शहरियों समेत 138 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और इजराइल के लिए हमेशा परेशानी का सबब रहा है, लेकिन ये चिंताएं तो बहुत दिनों से हैं। काफ़ी दिनों से इन पर चर्चा होती रही है। अमेरिका के कई राष्ट्रपति ईरान से इस बारे में कभी सख्त, शुष्क तो कभी प्रतिबंधों की भाषा में बात करते रहे हैं। इजराइल का ईरान पर हमला इसलिए भी हैरत पैदा करता है क्योंकि हमले के महज 2 दिन बाद 15 जून को ईरान की अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ परमाणु कार्यक्रम पर ही बात होनी थी। इस बैठक के बारे में ईरान की तरफ से इशारा भी किया जा रहा था। उसके आधिकारिक बयान थे कि वह कुछ शर्तों के साथ अमेरिका द्वारा प्रस्तावित इस डील को मान लेगा। तो फिर इजराइल ने बातचीत से महज 2 दिन पहले ऐसा बड़ा हमला क्यों कर दिया? क्या इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान ऐसी किसी न्यूक्लियर डील का हिस्सा बने? क्या उसने हमले से पहले अमेरिका को भरोसे में नहीं लिया, या अमेरिका को इस हमले की खबर बखूबी थी और वह इस हमले के सहारे ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था? इस वीडियो में इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे, लेकिन इससे पहले चर्चा अमेरिका ईरान संबंधों पर कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान के झगड़े और उसमें इजराइल का त्रिकोण का आना वो हमें बेहतर ढंग से समझाएगा। इसके लिए थोड़ा पीछे चलने पड़ेगा। वो 1950 का दशक था। दुनिया से उपनिवेशवाद विदाई ले रहा था। लोकतंत्र की सुगबुगाहट थी और संप्रभु राष्ट्र आकार ले रहे थे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में बहुत ताकतवर होकर उभरा अमेरिका उस वक्त सिर्फ एक चीज से बहुत घबराता था, वह था कम्युनिज्म। ये कोल्ड वार का सबसे गर्मा गर्म दौर था। पूरी दुनिया इसमें बटी थी। सोवियत, रूस और अमेरिका दोनों नए उभर रहे देशों को, नए बन रहे देशों को अपनी तरफ करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। ईरान पर भी दबाव था कि वह किसी तरफ जाए। सोवियत संघ की तरफ झुकने में फारस का पुराना इतिहास थोड़ी हिचक पैदा कर रहा था। और तभी ईरान में एक तहरीक भी उठी जिसमें वहाँ के तेल के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई, यानी कि जिन तेल कंपनियों पर ब्रिटिश कंपनियों का अधिकार था उन्हें नेशनलाइज करने की मांग। इस तहरीक के बाद वहाँ की तेल संपदा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जो कि जाहिर है ब्रिटेन के लिए नुकसान का सौदा था और ब्रिटेन इससे बहुत नाराज था। इसके बाद ब्रिटेन अमेरिका के प्रेसिडेंट को यह समझाने में कामयाब रहा कि ईरान को कम्युनिज्म की हवा लग चुकी है और मिडिल ईस्ट में एक कम्युनिस्ट देश होना अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए मुसीबत ही पैदा करेगा।
ये डर ईरान के शाह पहलवी को भी दिखाया गया कि अगर वह न चेते तो मिस्र की तरह ईरान में भी शाह को जनता गद्दी से उतार फेंक देगी। इत्तफाक से उसके कुछ दिन पहले ही मिस्र में वहाँ के बादशाह यानी शाह को एक क्रांति के जरिए हटाया गया था और उसकी जगह चुनी हुई सरकार ने ले ली थी। इसके बाद अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 जैसी खुफिया एजेंसियों ने शाह पहलवी की मदद से ईरान में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट दिया और एक नई सरकार बनवा दी जिसमें शाह के अधिकार बहुत अधिक थे और चुनी हुई सरकार कठपुतली की तरह ही काम करती थी। लेकिन विडंबना देखिए, आज ईरान के जिस परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका दुनिया के लिए खतरा बता रहा है वह 1957 में अमेरिका की मदद से ही शुरू किया गया था और इसे नाम दिया गया था एटम फॉर पीस यानी कि अणु शांति के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर 1959 में तेहरान भी आए थे और शाह पहलवी और दोनों के बीच काफ़ी समझौते हुए थे। शाह पहलवी का ईरान भी बहुत कशमकश और द्वंद्वों का ईरान था। उनके समय में ईरान आधुनिक और सेकुलर मूल्यों वाला ईरान था और आधुनिक मूल्य बहुत तेजी से पनप रहे थे। महिलाओं के हुकूक में वृद्धि हुई और लड़कियों के स्कूल कॉलेज खोले गए, लेकिन इसके दूसरे पक्ष भी थे। शाह अपने विरोधियों से बहुत सख्ती से पेश आते थे। उनके खिलाफ लिखने बोलने वाले कब गायब हो जाते थे कुछ पता नहीं चलता था। शाह से नाराज सियासी लोग, कुछ लेफ्ट की ओर झुके हुए स्टूडेंट्स और धार्मिक लोगों की बड़ी जमात का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। शाह से नाराजगी की वजह इन ग्रुपों में अलग अलग थी। कोई किसी वजह से नाराज था, कोई दूसरी वजह से, लेकिन इन सब का मकसद एक था, शाह को हटाना। और धीरे धीरे एक मकसद के लिए एक परचम के तले आते जा रहे थे। आयतुल्लाह खमैनी उस समूह के नेता बन गए जो ईरान को एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहता था, यानी कि इस्लामिक मूल्यों को ईरान के सार्वजनिक जीवन में चाहता था। 1975 आते आते शाह पहलवी का विरोध बहुत बढ़ने लगा और उस विरोध के बढ़ने के साथ शाह की सख्ती और तानाशाही भी बढ़ने लगी। शाह ने अपने सभी विरोधियों को जेल में डाल दिया, लेकिन इससे आंदोलन कम होने के बजाय बढ़ते ही रहे और 1979 में ईद के दिन पूरे ईरान में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हुए और तेहरान में पुलिस की गोलाबारी में 64 से ज़्यादा लोग मारे गए। अमेरिका अभी शाह के साथ था और ज़रूरत पड़ने पर शाह को मिलिट्री मदद की पेशकश भी की थी, लेकिन आखिर ये कब तक चलता। आंतरिक विद्रोहों से घबराकर शाह को ईरान छोड़ भागना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ईरान छोड़ रहे हैं। शाह के जाने के बाद निर्वासित चल रहे आयतुल्लाह खुमैनी 11 बरस बाद ईरान लौट आए और उस विविध रंगी क्रांति में मौजूद भीड़ ने उन्हें अपना नेता चुन लिया। जो भी रहा हो, खुमैनी अब ईरान के नए सर्वे सर्वा थे। उन्होंने अमेरिका को दुनिया में बुराई की जड़ बताया और ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य यानी थियोक्रेसी में बदल दिया। कहने को सरकार अब भी चुनी जाती थी, लेकिन ज़्यादातर अधिकार सुप्रीम लीडर के पास थे जो एक धार्मिक नेता होता है। ईरान में सत्ता बदलते ही अमेरिका को यह अंदेशा हो चुका था कि नागरिक उपयोग के लिए उसकी मदद से शुरू किया गया परमाणु कार्यक्रम अब परमाणु बम बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए उसने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए और इन प्रतिबंधों की छाया ईरान पर कई दशकों से है। तो अमेरिका की ईरान से नाराजगी का सबब ईरान की क्रांति बनी, लेकिन अब इजराइल की बात करते हैं। शाह के शासन के समय ईरान और इजराइल के बीच बहुत खुली दोस्ती रही हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन दोनों के बीच व्यापारिक संबंध थे और कच्चे तेल के आने जाने को लेकर भी उनमें एक समझदारी थी और साझेदारी थी। लेकिन ईरान में अयातुल्लाह खुमैनी के आने के बाद कुछ नए समीकरण पनपे। शाह के समय ईरान का बहुत तेजी से पश्चिमीकरण हो रहा था, तो खुमैनी ने ईरान को बहुत तेजी से इस्लामिक किया। खुमैनी के ईरान ने इजराइल के खिलाफ न सिर्फ बयानबाजी शुरू की
बल्कि लेबनान और यमन में सिया मिलिशिया को फंडिंग और हथियारों की मदद भी शुरू की। फ़लस्तीन मुस्लिम राष्ट्रों के लिए भावनात्मक विषय था। ज़्यादातर अरब सुन्नी राष्ट्र इज़राइल का विरोध तो करते थे, लेकिन उतना ही जिससे अमेरिका नाराज़ ना हो। कहा जाए कि ज़्यादातर अरब देश अमेरिका परस्त थे। खुमैनी ने इसके उलट राह ली। खुमैनी चाहते थे कि फ़लस्तीन के मसले के बहाने पूरी दुनिया की मुस्लिम सियासत का नेता ईरान बने। अमेरिका परस्त सऊदी अरब से ईरान की प्रतिद्वंद्विता इस बात को लेकर थी, लेकिन हिजबुल्लाह और इज़राइल विरोधी गतिविधियों को ईरानी मदद ने इज़राइल और ईरान को भी आमने सामने का दुश्मन बना दिया। जबकि इस दौर में इज़राइल के संबंध उन अरब देशों से थोड़ा मामूल पर चल रहे थे जिनसे वह सीधी लड़ाइयाँ लड़ चुका था। तो अब तक यह तो कुछ समझ में आ गया होगा कि अमेरिका ईरान की तनातनी में इज़राइल का क्या त्रिकोण है। इज़राइल और ईरान की सीमाएं आपस में नहीं मिलती हैं और दोनों के बीच अच्छी खासी दूरी है। लेकिन इस समय आखिर ऐसा क्यों कि दोनों एक फुल स्केल युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। अगर ईरान परमाणु बम बनाने में सफल रहता है तो यह इज़राइल के लिए चिंता वाली बात तो है ही। यह अमेरिका के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि इज़राइल मिडिल ईस्ट में उसका सबसे बड़ा देश है। लेकिन ये सब तो काफ़ी पहले से चलता रहा है। तो एक नज़र अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास इस समय 406 किलो यूरेनियम है, जो करीब 60% तक संवर्धित है। यानी ईरान ने इस यूरेनियम को 60% तक इनरिच कर लिया है। ज़रा यूरेनियम इनरिचमेंट यानी संवर्धन की तकनीकी बात को भी समझ लेते हैं। अगर हम परमाणु ऊर्जा को नागरिक इस्तेमाल के लिए उपयोग कर रहे हों तो सिर्फ 3 से 5% यूरेनियम इनरिचमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि एक अच्छी क्वालिटी का एटम बम बनाने के लिए कम से कम यूरेनियम इनरिचमेंट 90% तक होना चाहिए, और इसके लिए एक बहुत सोफिस्टिकेटेड और हायर एंड तकनीक की ज़रूरत होती है। अमेरिका यही सवाल उठाता है कि अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है तो वह 60% तक ईरान यूरेनियम को क्यों एनरिच कर रहा है, जबकि उसकी ज़रूरत तो सिर्फ 5% तक की है। अमेरिका के हर राष्ट्रपति को ईरान के परमाणु कार्यक्रम की चिंता रहती है। ओबामा के कार्यकाल के समय यूरोप, अमेरिका और ईरान ने एक डील की थी, जिसके मुताबिक ईरान 300 किलोग्राम से ज़्यादा यूरेनियम का भंडारण नहीं करेगा और उस 3.67% से ज़्यादा इनरिचमेंट नहीं करेगा। लेकिन जब इसके बाद ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने इस डील को तोड़ दिया और ईरान पर नए प्रतिबंध आयत कर दिए। इसके बाद ईरान ने भी यूरेनियम की सीमा और उसके इनरिचमेंट की सीमाओं को तोड़ दिया। ये सब बातें 19-20 के फ़र्क के साथ बहुत सालों से चल रही हैं। ईरान के पास छोटे परमाणु बम बनाने की क्षमता की बात भी बहुत सालों से कही जा रही है। तो फिर इजराइल एकाएक इस समय ईरान पर ताबड़तोड़ हमले क्यों करने लगा, क्यों कर रहा है? ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और इजराइल को इससे खतरा है। यह तो डिप्लोमेसी में उछाले जाने वाली बातें हैं जो कि कैमरों के सामने कही जाती हैं। सामरिक लिहाज से बीते कुछ महीने ईरान के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान ब्लॉक के एक मुख्य देश सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है और ईरान समर्थक राष्ट्रपति असद रूस भाग चुके हैं। असद को रूस का भी समर्थन था और उनकी सत्ता के समय में सीरिया में रूस के सैन्य बेड़े वहां मौजूद थे, जो एक किस्म का शक्ति संतुलन बनाए रखते थे। इसके अलावा रूस खुद यूक्रेन के साथ एक ऐसी जंग में फंसा है जो न निगलते बन रही है और न उगलते। फाल ऑफ असद के बाद रूस ने सीरिया छोड़ दिया है और अब सीरिया में सुन्नी राष्ट्रपति है जो कभी आईएस का आतंकवादी हुआ करता था और खुद अमेरिका ने उसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रख रखा था। लेकिन तब से डिप्लोमेसी की नदी में बहुत पानी बह चुका है और $10 मिलियन इनाम वाला वह शख्स इस अमेरिका का बगलगीर है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी तस्वीरें अखबार टीवी की सुर्खियां रंगीन करती हैं। जाहिर है कि यह कट्टर शख्स सिया ईरान के बारे में अच्छी राय नहीं रखता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी सीरिया के
तख्तापलट में छिपे तौर पर अमेरिकी गठजोड़ के साथ ही थे और असद की विदाई चाहते थे। ऐसे में वह भी क्यों चाहेंगे कि ईरान एटॉमिक ताकत बने। ईरान की मदद करने वाली शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह और हूथियों की कमर लगभग इस समय टूटी है और अनवरत हमलों ने गाज़ा में हमास के नेतृत्व को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। ऐसे में नेतन्याहू ये बात बखूबी जानते हैं कि ईरान को घेर लेने का यह सबसे सटीक मौका है। चिंताजनक बात यह भी है कि मोसाद ईरान में इस कदर घुसी हुई है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान की सरजमी से ही लॉन्च किया गया और ईरान की इंटेलिजेंस को इसकी सूत भर भी भनक न लगी। यह बात केवल मोसाद की कार्यकुशलता और इजराइल की रणनीति तक सीमित नहीं है। सामरिक दुनिया को जानने वाले जानते हैं कि अमेरिका की पुरानी मोडस ऑपरेंडी रही है कि किसी देश में चल रहे आंतरिक असंतोष का फ़ायदा उठा वहां तख्ता पलट किया जाए और फिर उसे मानवाधिकार और लोकतंत्र का मुलम्मा पहना दिया जाए। अमेरिका की तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि धार्मिक कट्टरता, गरीबी और बंद समाज की वजह से ईरान में भी खामैनी शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। क्या सैन्य और सुरक्षा तंत्र में मोसाद की जो घुसपैठ दिख रही है वह थियोक्रेसी यानी धार्मिक सत्ता से ऊब है या मोसाद द्वारा बहाया जाने वाली पैसों की नदी है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि उनकी ईरान की आम जनता से कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई तो उस कट्टरपंथी रिजीम से है जो आतंकवाद का समर्थन करती है और जिससे ईरान की जनता भी त्रस्त है। कुछ आंकड़े भी अमेरिका और इजराइल के उत्साह को बढ़ाने वाले हैं। जैसे पिछले ईरानी चुनाव में महज 40% मतदान हुआ था और रिपोर्ट्स बताती हैं कि आम जनता सरकार से बहुत गहरे नाउम्मीद है और खामैनी शासन से उसे कोई उम्मीद नहीं है। वैसे भी दुनिया के विद्वानों का एक खेमा मानता है कि खामैनी के पूर्ववर्ती खोमैनी ने ईरान के छात्रों और कामगारों के आंदोलन से निकली ईरानी क्रांति को हाईजैक कर लिया था और उसे एक धार्मिक क्रांति में बदल दिया और बीते कई दशकों से ईरानी जनता की हालत शाह के समय से भी खराब है और उसे सख्त धार्मिक तंत्र की चक्की में पीसा जा रहा है। अभी तो ईरान ने भी इजराइल के हमले का भरपूर जवाब दिया है और तेल अवीव में काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन सामरिक जानकार कहते हैं कि ईरान के हमले अभी किसी ठोस सैन्य रणनीति के बजाय सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया ज़्यादा लगते हैं। ईरान अगर ठोस सैन्य रणनीति के साथ युद्ध में उतरता है और आंतरिक तौर पर देश में कोई उथल पुथल नहीं होती है तो यह आक्रामक लड़ाई इजराइल को उल्टी भी पड़ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को इस लड़ाई में खुलकर आना ही होगा और फिर चीन और रूस जैसी महाशक्तियों का क्या रुख होगा ये भी बहुत कुछ तय करेगा। अभी इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। ट्रंप कह रहे हैं कि वह इजराइल ईरान के बीच वैसे ही सीज फायर करा देंगे जैसे उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मनाया था। ट्रंप की यह बात अच्छी है, इसमें सब कुछ है, बस केवल विश्वास की कमी है। तो आज यहीं तक। बाकी मिडिल ईस्ट, ईरान, इजराइल, अमेरिकी की विवाद पर के हम अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। देखते रहिए समझो बूझो जानो। देश, दुनिया और समाज के मुद्दों के साथ हम जल्द फिर मिलेंगे।